हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो आज बात करते हैं करण जौहर की। और करण जौहर, आई मीन इट्स अ डिफरेंट टॉपिक देन व्हाट आई जनरली टॉक अबाउट। बट करण जौहर को हम सब जानते हैं, हम सब ने उनकी मूवीज देखी हैं और हम सब ने उनके कॉफी विद करण शोज देखे हैं। ही इज़ अ वेरी पॉपुलर एंड वेरी फेमस पर्सनैलिटी। तो आजकल जो मैंने देखा उनकी हेल्थ, स्पेसिफिकली उनकी हेल्थ जो एकदम से डिक्लाइन होती हुई दिखी है मुझे। तो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ पॉडकास्ट ऑन हिम। सो शुरुआत करते हैं उनके बचपन से। तो ही वॉज born on 25th May 1972 in Mumbai and his parents were यश जौहर एंड हीरू जौहर। वो इकलौते बेटे हैं, इकलौते चाइल्ड हैं अपने पेरेंट्स के। एंड यश जौहर वॉज एक्चुअली द फाउंडर ऑफ धर्मा प्रोडक्शंस, और जिसको बाद में करण जौहर ने संभाला। एक्चुअली करण जौहर वॉज ओनली 22 years old when his father passed away। और उनके फादर ने जो भी मूवीज प्रोड्यूस वगैरह की थी वो बहुत ज़्यादा नहीं चली थी। बट जब करण जौहर ने धर्मा की बागडोर संभाली, एंड वी ऑल नो दैट ही स्टार्टेड वर्किंग विद शाहरुख खान एंड ऑल द टॉप नॉच एक्टर्स, ए लिस्टर्स। एंड उन्होंने मूवीज बनाई थी, कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कम कभी गम, माय नेम इज खान, ए दिल है मुश्किल अभी रिसेंट आई थी थोड़े दिन पहले। तो वो मूवीज काफी सक्सेसफुल रही। एंड उनका जो टॉक शो है कॉफी विद करण, वी हैव ग्रोन अप वाचिंग कॉफी विद करण, वी कैन नॉट डिनाई द फैक्ट, एंड वी ऑल लव्ड हिज शोज। तो अभी उन्होंने जो रिसेंटली न्यूज आई थी कि धर्मा प्रोडक्शन का एक्विजिशन हुआ है with Adhar Poonawalla, and Adhar Poonawalla will have 50% of stake in Dharma Production, and remaining 50% stakes will be with Karan Johar, who is the owner and founder of Dharma Productions। तो अभी ये सब करने की क्या जरूरत पड़ी? क्यों धर्मा प्रोडक्शन को लग रहा है कि उन्हें अपना 50% कंपनी का शेयर बेच देना चाहिए? जब धर्मा इतना बड़ा नाम है तो फिर उन्हें क्यों जरूरत पड़ रही है अपनी प्रोडक्शन कंपनी को बेचने की? तो इसके कई रीजंस हो सकते हैं। देखो, धर्मा की जो स्ट्रेंथ्स हैं और उनके जो weaknesses हैं उनसे बात करते हैं। स्ट्रेंथ्स तो ये है, देखो, वो कॉफी विद करण बनाते हैं शो, वो काफी पॉपुलर है। ही इनवाइट्स ऑल द ए लिस्टर्स इन दैट शो और एवरीबडी लव्स दैट शो। एंड मूवीज जो बनाते हैं अगेन वो ए लिस्टर्स के साथ बनाते हैं, एंड ही हैज अ ह्यूज कनेक्ट विद ऑडियंस। वो बात और है कि उनकी मूवीज बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोडक्शन की होती हैं। he just goes crazy while making movies. His budget is unlimited and he doesn't care about how much money he is spending on making those movies। जो धर्मा का प्रॉब्लम था ना वो ये था कि उनको सिर्फ नेपो किड्स ही प्रमोट करने थे। नेपो किड्स जो मीन लाइक जितने स्टार होते हैं उनके बच्चे, लाइक अनन्या पांडे, शनाया, आलिया भट्ट, ये सब बच्चे। और he doesn't believe in looking for talent which is coming from small towns। he doesn't want to promote or he doesn't want to give any chance to outsiders। तो जो क्या होता है ना, फिर उसके बाद उनकी मूवीज फ्लॉप होने लगी। और जब मूवीज फ्लॉप होने लगी तो ही स्टिल डिड नॉट अंडरस्टैंड वेयर ही वाज फेलिंग। तो अब मूवी बिजनेस है, इसमें करोड़ों रुपए लगते हैं, एंड ऑब्वियसली नोबडी हैज दैट काइंड ऑफ कैश, सो दे हैव टू टेक लोन फ्रॉम बैंक्स एंड अदर प्लेसेस। और उसमें बहुत सारा पैसा चला जाता है इफ मूवी डजंट वर्क वेल, इफ मूवी इज नॉट एबल टू रिटर्न यू द मनी दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन इट। सो करण जौहर के केस में क्या हुआ, उसने सारे अपने जो होते ना उसी की इंडस्ट्री के लोगों को कास्ट करा, एंड दे आर नॉट टैलेंटेड। राइट, जरूरी नहीं ना हर कोई आलिया भट्ट जितना टैलेंटेड हो। अब आलिया भट्ट इज द ओनली नेपो किड दैट इज टैलेंटेड एक्सेप्ट फॉर रणबीर कपूर। बट अदरवाइज जितने भी स्टार किड्स हैं, मुझे कोई भी टैलेंटेड नहीं लिखा। जस्ट लुक एट अभिषेक बच्चन, कितने सालों से, 20 सालों से वो मूवी में ट्राई करता आ रहा है, उसको चांस मिलता आ रहा है बिकॉज ही इज अमिताभ बच्चन सन। बट अगर लोग इसी तरीके से करते रहेंगे तो मूवी इंडस्ट्री जो बॉलीवुड है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बाहर का जब तक टैलेंट नहीं आएगा तो मूवीज अच्छी बनेंगी नहीं। तो एनीवेज, बट करण जौहर की जो पर्सनल लाइफ है वो है, आप सबको पता है, ही हैज डिफरेंट सेक्सुअल प्रेफरेंसेस और ही हैज टू किड्स via surrogacy, a boy and a girl, and both the kids are almost 7-8 years old now, and they live with his mother। सो ये चारों जने रहते हैं मुंबई के पॉश अपार्टमेंट में, एंड दे मेक अ हैप्पी फैमिली, ऑल ऑफ देम लुक हैप्पी। बच्चे बहुत प्यारे हैं। बट रिसेंटली मैंने जो देखा करण जौहर का अचानक से इतना मैसिव वेट लॉस, आई वॉज वंडरिंग व्हाट इज इट? इज इट द वायरल ओजेम्पिक,
which is being very popular in TV industry, Bollywood industry these days, and everywhere, all over the world. And I know Karan Johar has always discussed how he used to look obese when he was a teenager, and he is always insecure about how he looks, and he has to control his weight. He has bad eating habits or genes. सो आई वॉज थिंकिंग कि वो भी ओजम्पिक की डोजेस ले रहा है या ही इज सफरिंग थ्रू सम health issues. And people who do not know about Ozempic, that drug was actually used for diabetic patients, type 2 diabetes. And उनका देखा कि जैसे वो लेते हैं उनका वेट रिड्यूस होना शुरू हो जाता है. तो ब्लड शुगर लेवल इंप्रूव करने के साथ साथ ये वेट भी रिड्यूस करता है. So now these days doctors started prescribing it as a weight loss medicine, and because of its fast results, now it is getting so popular that every person who wants to lose weight, they have started taking it, and they are not worried about its consequences, its side effects. And every medicine has its side effects, so people who are planning to take it or who are already taking it, they should go through the side effects of it. And obviously it cannot be taken in a long run. अब जो करण जौहर की बात करते हैं, करण जौहर ने जो सडन वेट लॉस किया है और वो एकदम जैसे स्केलेटन जैसे दिखने लगे हैं. एंड दिस इज नॉट अ हेल्दी वेट लॉस. वेट लॉस करो अगर ज्यादा वेट है और उसके बाद इतना तो दिखो कि तुम पूरे स्केलेटन टाइप नहीं दिखने लगो, तुम वीक नहीं दिखने लगो और तुम अच्छे दिखो. तो वेट लॉस का भी एक तरीका होता है. अब इसमें देखो करण जौहर जो दिख रहे हैं कितने वीक दिख रहे हैं, और जब भी वो एयरपोर्ट पे जाते हैं ही स्टार्टेड वेयरिंग लूज पैंट सो दैट हिज weight loss is not visible and his weak body is not visible. So all in all, this is what I want to say. Karan, if you're listening, I know you might not be listening to this podcast, but whoever is doing this kind of weight loss, please don't do this. This is extremely unnatural. And Karan, we all love you. We would want to see you making movies, making more Coffee with Karan shows. And I mean, public is being very harsh on him. If he posts anything on social media, and social media people troll like crazy, talk about his sexuality, people talk about his looks, people talk about his gender, people talk about all kind of things that are not very good to listen to. People are very mean on Twitter and all these platforms like Instagram and all. So we have to, promote equality. We have to accept identity, individual identity, and we have to educate and raise awareness about different gender identities through education, through dialogues. And we have to make this world more inclusive and safe for everybody so that everybody can live here, enjoy this life, enjoy working with each other. So, not sure what Karan might be going through after reading all these comments. I'm sure he might not be reading all of them now. He might have developed thick skin, but still, there could be some comment which could hurt him really bad. So we have to be more thoughtful whenever we are typing something for somebody, and we have to ensure that it should not ruin somebody's day. So, all in all, I would like to end this podcast here. And at the end, I would say, Karan, we all love you and hope you are doing well and get back to place which you love the most, which is behind the camera. And we are looking forward to watch more movies and more shows of yours. Thank you. Thank you for listening to this podcast and have a great day. Bye bye.